हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। पीछे द्विघात बहुपद आप लोग पढ़े थे, तो द्विघात जो होता है, जो उसमें था वही इसमें है। हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है। तो पीछे जो हम लोग द्विघात पढ़े थे, द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें बताया गया था कि यक्स का जो घात होता है, यानी चर का घात, बहुपद यक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, एम एन पी क्यू आर किसी में भी हो सकता है। तो उसका जो घात है चर का, वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। तो पावर ऑफ एफ वेरिएबल इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो चूंकि हम लोग इसके विषय में द्विघात बहुपद में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये द्विघात बहुपद है। यदि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका भी उपयोग हम लोग कर रहे थे पीछे बहुपद में, कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो यह पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब कर रहे थे, तो यह एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह आप ध्यान से देखें, यह एक द्विघात समीकरण है। यह जो है द्विघात का व्यापक समीकरण है। ये पढ़ना हम लोग को, ये याद भी रखना है। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ कंडीशन होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी बी द रियल नंबर। ए बी सी क्या है? ए बी सी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यक्स का गुणांक बी है और अचर पद सी है। यह जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यह याद रखना अति आवश्यक है। आप लोग देखिए, द्विघात बहुपद होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यह। अब द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख लिया जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। जिस तरह से द्विघात बहुपद को हल करके उसका शून्य ज्ञात कर रहे थे, उसी तरह से द्विघात समीकरण को भी हल करके और इसमें वेरिएबल एक्स का मान ज्ञात करेंगे। पहले भी बताया गया था बहुपद वाले में कि जो यक्स का घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर यक्स में द्विघात समीकरण है तो यक्स के 2 मूल होंगे, मूल एवं शून्यक, ये दोनों एक ही चीज होता है। पीछे वाले में भी बताया गया था, मूल एवं शून्यक ये दोनों एक ही चीज होता है।
तो यहाँ एवं न लिखकर या कर ले मूल या शून्य। तो द्विघात के कितने मूल होंगे? 2। अब हम लोग डायरेक्ट जो है अपने सिलेबस की बात करें। ये तो बेसिक चीज़ें थी, इसको जानना जरूरी था कि अब फिर से बता दें आपको कि यह द्विघात जो बहुपद है इसी को बराबर 0 कर लिया जाएगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात का मतलब चर का अधिकतम घात 2। पीछे भी बताया गया था कि किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा तो वही उस बहुपद का घात होता है। तो इसमें जो बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब यह द्विघात बहुपद 0 के बराबर कर लिया गया तो यह जो है द्विघात समीकरण कहा जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना द्विघात समीकरण बिल्कुल जो है आपको अच्छी तरह से अगर बहुपद हल किए होंगे तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। मैं पहली प्रश्नावली की बात करूं तो पहली प्रश्नावली में आपका जो पहला प्रश्न बनेगा, 2 ही प्रश्न है। प्रश्नावली 4.1 ये द्विघात समीकरण जो है चैप्टर नंबर 4 है। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन बनेगा वह क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि द्विघात समीकरण पहचान करने के लिए कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो कैसे हम पहचान करेंगे? दिए हुए समीकरण को कंडीशन के अनुसार हल करेंगे और हल करने के पश्चात चेक करेंगे कि x का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। याद रखिएगा इसमें जो है यहाँ पे सीधे याद रखिए कि द्विघात का व्यापक या मानक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है। where a is not equal to 0। द्विघात होने के लिए x² का जो गुणांक है a यह 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक 0 हो, कोई बात नहीं है। जैसे ax² + bx = 0, इसमें अचर पद नहीं है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² + c = 0। ठीक है, यह दोनों जो है द्विघात समीकरण है। लेकिन bx + c = 0 हो जाए तो यह द्विघात नहीं होगा। तब यह कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? यह जो आप ध्यान से देखिए x का अधिकतम घात 1, और मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब x का अधिकतम घात 1 होता है तो वह रेखीय बहुपद होता है। यानी यहाँ पे बराबर 0 है तो यह रेखीय समीकरण होगा, न कि द्विघात होगा। तो कंडीशन आपको याद रखना होगा कि a ≠ 0 होना आवश्यक है। चलिए प्रश्नावली 4.1 यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 प्रकार का प्रश्नावली में दिया हुआ है। एक तो आपको क्वेश्चन सीधे इक्वेशन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, तो उसको चेक करना है कि द्विघात है या नहीं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, द्विघात चेक करने के लिए आपको x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर वह है तो द्विघात होगा, उससे कम या अधिक है द्विघात नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम लोग हल करते हैं। एग्जाम्पल है x - 2 होल पावर +1 = 2x + 3। देखिए मैं बता दिए हुए कंडीशन के आधार पे, यानी कंडीशन क्या है? यह a - b होल का वर्ग, यानी 2 पदों के अंतर का वर्ग, अंतर का संपूर्ण वर्ग जो है इसमें एक जोड़ेंगे, फिर यहाँ है जिसको पक्षांतर करेंगे, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट हैंड में 0 रखेंगे। तो इसको 0 लाने, यहाँ 0 लाने के लिए इसको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने का रूल बताया गया था कि ये दोनों प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। यानी पक्षांतर का भी देखो समझ लो आप, पक्षांतर इसमें काम की चीज़ यही है। पक्षांतर में क्या होता है? 2 पक्ष है लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा
तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो वैल्यू 2x और 3 है तो वही रहेगा, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं कि चिन्ह में परिवर्तन होगा, इसलिए क्लास में पढ़े भी होंगे। अब देखिए हम लोग करते हैं x-2 होल का वर्ग, x² + 4 - 4x + 1 = 2x + 3 x²। अब देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ +5 लिख लें, -4x, ये प्लस है तो इधर आकर -2x होगा, ये प्लस है तो इधर आकर -3, राइट हैंड में क्या बच गया 0। अब देखिए यहाँ पे x² -4x - 2x, तो ये दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ता है, विपरीत चिन्ह घटता है, याद रखिएगा। +5 माइनस, देखिए यहाँ चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो +2 हो जाएगा बराबर 0। अब चूंकि इसको हम बाद में लिखें इसलिए एक स्टेप और बड़ा होता, ध्यान देने की जरूरत है, कैलकुलेशन करते समय स्टेप्स कम करने हैं तो आपको सलूशन पे ध्यान देना होगा, किस तरह से सलूशन दिया जाएगा, आसानी से सलूशन भी सही हो और आसानी से आ जाए, कम टाइम में सलूशन दिया जा सके। x² - 6x, इसमें से घटा दिया गया 2 हो गया, यह इसलिए इसको पहले किया गया, इसको बाद में, क्योंकि ax² + bx + c, यानी जो मानक रूप था, मानक रूप में बताया गया था घात के घटते क्रम में लिखना है और वही क्रम में लिखना है, तो यह जो है x² का गुणांक जो है, ठीक है, गुणांक जो है x² का गुणांक 0 के बराबर नहीं है, x² का गुणांक ≠ 0, 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण होगा क्या है, ये द्विघात समीकरण है। एक और लेकर चेक कर लेते हैं हम लोग, एक और उदाहरण। एग्जाम्पल है आपका x + 1 + 8 = x + 2 x - 2। अब गुणा करना है आपको, इसका इसमें गुणा कर देना होगा, x² + x + 8 = इसका इन दोनों में करिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यह भी हो सकता है a + b a - b, a + b और a - b के रूप का है, यानी a² - b² हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये नहीं ध्यान आता है तो गुणा करना है तो आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं x² - 2²। देखिए आपको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, इसका x का इन दोनों में x² - 2x, फिर प्लस का इसमें करेंगे +2x - 4, देखिए इसे कैंसिल हो जाएगा तो x² - 4 आ जाएगा। तो यह आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कि a + b a - b बराबर a² - b² के रूप का है, तो उसको लिख लिया गया, तो x² + x + 8 = x² - 4। अब इसको इधर लाएंगे, x² - x² + x + 8 + 4 बराबर 0। ये देखिए इधर आपका माइनस हो गया, इसमें से घट जाएगा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, बच गया x + 8 और 4 12 बराबर 0। x का घात कितना है, x² का गुणांक 0 है, जो यहाँ कंडीशन था, x² गुणांक a, अर्थात यहाँ a का वैल्यू 0 है, यानी यह x का, ऐसे भी कर सकते हैं x का घात अधिकतम घात 1 है, तो यह एक रेखीय समीकरण है, न कि द्विघात है। तो पहले प्रश्नावली का 4.1 का पहला क्वेश्चन जो आएगा वह यह आएगा कि चेक करो कि दिए हुए इक्वेशंस द्विघात है या नहीं है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है उसमें वह यह है कि समीकरण आपको बनाना होगा, समीकरण जो है बनाना होगा, और समीकरण बनाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग, कैसे प्रश्न दिया रहेगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे प्रश्न है कि जान और जीवंती
ध्यान रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक से ये उदाहरण लिया जा रहा है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान एवं जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। करा हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे। ये प्रश्न है, कितने कांचे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह का उसमें कई क्वेश्चन होगा, आपको करना होगा। इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का जो है क्वेश्चन आप पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो कैसे बनाना होगा, जान एवं जीवंती दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे, यानी कितने कांचे जान के पास थे, कितने जीवंती के पास थे, जिसका कि 5-5 जब खो देंगे तो उनके पास जो उनका गुणनफल 124 और दोनों का जो कांचे थे तो वो दोनों मिलाकर 45 थे। तो 45 है, इसका मतलब किसी के पास 4 भी हो सकता है, किसी के पास जो है 41 हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट इसको आप विचार न करें, हम डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन पे। तो जब इसका सोल्यूशन देंगे तो किसी एक का मान लेंगे कि माना जान के पास कांचे की संख्या = x। उसमें पिछले क्लास में हम लोग मानते थे कि दर्जीवंती कवाई, क्योंकि उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हमको एक ही चर में पढ़ना है, कोई एक ही चर होगा। तो जान के पास कांचे की संख्या x है, ठीक। अब देखिए जान के पास x है तो कह रहा है जान एवं जीवंती दोनों के पास कुल कांचे 45 हैं, यानी जान के कांचे प्लस जीवंती के कांचे
बराबर 45। देखिए जान के कांचे कितने हैं, एक्स प्लस जीवंती के कांचे बराबर 45। ये प्लस है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो किसका निकल जाएगा, जीवंती के कांचे बराबर 45 माइनस एक्स। तो जान के पास कांचे एक्स है और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। अब जान और जीवंती दोनों के 5-5 कांचे कम हो जाते हैं, तो जान के पास 5 कांचे, जान के 5 कांचे कम होने के बाद, जान के 5 कांचे कम होने के पश्चात कांचों की संख्या, तो इसके पास x था, 5 कम हो गए, x माइनस 5। इसी तरह से जीवंती के 5 कांचे कम होने के बाद कांचों की संख्या, तो इनके कम होने के बाद इतने जीवंती कितने हैं, 45 माइनस एक्स, 5 कम हो गया, 5 कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 45, ये में से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ तक हो गया, हो जाने के बाद इसके पास कांचों की संख्या x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स है। अब उनके पास कांचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणनफल अर्थात x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, गुणनफल जो है 124 है। मल्टीप्लाई करिए इसका, इसमें 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 500 को 20, 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। इधर आकर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ देखिए 45 हो जाएगा, 45x और माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यह हो जाएगा माइनस, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब हुआ ये द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ प्रश्न है कि कितने कितने कांचे थे, तो इसका जो है हल जो आएगा, इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो 2 मूल होंगे, दोनों मूल जो है उनके अलग अलग कांचों की संख्या हो जाएगी जब ज्ञात किया जाएगा। तो वो x का मान जैसे x है तो उसमें 45 में से घटा देंगे x को, x का मान आएगा तो दोनों के कांचों की संख्या निकल जाएगा। बट इस प्रश्नावली में आपको बस इतना ही है ये बनाने के लिए। तो पहली प्रश्नावली आपको ध्यान से हल करना होगा, क्योंकि अगली प्रश्नावली में पहली प्रश्नावली जो इंक्लूड है, मतलब कि अगर दूसरी प्रश्नावली आपको सॉल्व करना है तो आपको पहली प्रश्नावली अच्छे तरह से आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर से यह क्लास जो है, यह वीडियो देखना पड़ेगा और बढ़िया से जब आ जाए तो अगली प्रश्नावली हल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 में यह पढ़ा जाएगा द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं, तो ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, किस तरह से हम उसको ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 पढ़े, जिसमें 2 तरह का प्रश्न था कि किसी दिए हुए समीकरण
को कैसे चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। और दूसरा हम लोग पढ़े कि कोई प्रश्न रहेगा तो उसको कैसे हम बनाते हैं द्विघात समीकरण। तो अब जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि पीछे आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, बहुपद वाले चैप्टर में बताया गया था कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। तो शून्यक और मूल एक ही होते हैं, यह याद रखने की चीज़ें हैं।